और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। 26 जनवरी की लाल किला हिंसा से जुड़ी ये खबर है। आरोपी लखा सिधाना से जुड़ी ये खबर, जिसमें 1 लाख रुपए का इनामी लखा सिधाना पंजाब के बठिंडा में एक रैली में शामिल दिखाई दिया है। हिंसा मामले में लखा सिधाना मोस्ट वांटेड है, लेकिन वो खुलेआम पंजाब की एक रैली में दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं, 26 जनवरी के बाद सोशल मीडिया पर अपने वीडियो भी लगातार वो डालता रहा है और पुलिस से बचने के लिए लगातार अपने ठिकाने भी वो बदलता रहा। लेकिन आज पंजाब में वो एक रैली में दिखाई दे रहा है। ऐसे में जबकि पुलिस इसकी तलाश में है, 1 लाख रुपए का इनाम इस पर रखा है, लेकिन वो सरेआम एक रैली में पहुंचता है। पंजाब के बठिंडा में ये रैली, जिसमें लखा सिधाना देखा गया है। लखा सिधाना जो कि 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा के मामले में मोस्ट वांटेड है, वो लगातार फरार चल रहा है। दिल्ली पुलिस को उसकी तलाश है। 1 लाख रुपए का पुलिस ने इनाम भी रखा है, लेकिन पंजाब में वो सरेआम घूमता है, एक रैली में शामिल होता है। ये सबसे अहम कि किसान आंदोलन के नाम पर दिल्ली में जिस तरह से गणतंत्र दिवस के दिन हिंसा हुई, लाल किले पर गणतंत्र को अपमानित करने की कोशिश हुई, उसका ये प्रमुख आरोपी सरेआम बाहर घूमता दिखाई दे रहा है। 1 लाख का इनामी। दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। दीपक, दिल्ली पुलिस को जिसकी तलाश है, 1 लाख का इनाम रखा है, वो तो नजदीक ही पंजाबी राज्य में घूमता दिखाई दे रहा है। आखिर क्यों गिरफ्त से दूर है? देखिए, बिल्कुल प्रशांत, जिस तरह से उसका होने का वहाँ पर इनपुट मिला है, क्योंकि बठिंडा के महाराज इलाके में उसकी मौजूदगी देखी गई थी और इस इनपुट के आधार पर दिल्ली पुलिस वहाँ पर पहुँची थी, लेकिन उसकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं कर पाई है। उसकी वजह साफ है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको वहीं पर कुछ ऐसे लोग हैं जो शह दे रहे हैं और किसान रैली के नाम पर वो कई दिनों से लगातार सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करके ये आह्वान युवाओं से कर रहा था कि वो लोग इस रैली से जुड़े। और उसके बाद सिधाना के आने के पहले ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच के साथ साथ लोकल थाना पुलिस से भी वहाँ पर सहायता ली गई, लेकिन इनपुट मिलने के बाद भी लखा सिधाना पुलिस के शिकंजे में नहीं आ सका। उसकी वजह सबसे यही है कि वो मंच पर बैठता है, मंच पर जाकर माइक पकड़ता है भाषण देने के लिए, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा तबका जो है किसान रैली के बीच में उसे पूरा सपोर्ट कर रहा है, उसको पूरा समर्थन दे रहा है, ताकि उसकी गिरफ्तारी ना हो सके। क्योंकि 26 जनवरी को जो भी हिंसा हुई थी उसमें 1 लाख का इनामी लखा सिधाना है, तो अब उसकी गिरफ्तारी कब तक होती, क्योंकि उसका इनपुट उस जगह पर मिला है। तो देखना यही होगा कि उसकी गिरफ्तारी कब तक दिल्ली पुलिस की टीमें कर पाती है। दीपक, लेकिन बड़ी बात यह है, ये किसानों के समर्थन में उतरा, हिंसा में शामिल रहा, ये आरोप इस पर लगते हैं। पुलिस के लिए अगर ये मोस्ट वांटेड है, पंजाब में ये सरेआम घूम रहा है, रैलियां कर रहा है, तो गिरफ्त से दूर कैसे है? क्या पुलिसिया कार्रवाई पंजाब तक नहीं पहुंच पा रही, या सपोर्ट ना मिलने की बात कह रही है? आखिर जवाब क्या है पुलिस महकमे का? देखिए, पुलिस महकमे का, दिल्ली पुलिस की तरफ से अभी तक कोई ऐसा जवाब नहीं आया है, लेकिन ये साफ तौर पर है कि दिल्ली पुलिस को बड़ी चुनौती जो है लखा सिधाना ने इस वक्त दी है, क्योंकि उसने पहले खुलेआम एक वीडियो वायरल करके ये कहा था कि वो 23 फरवरी को बठिंडा के महाराज इलाके में एक किसान रैली में संबोधित करेगा, वहाँ पर मौजूद रहेगा। उसके बावजूद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के साथ साथ क्राइम ब्रांच की टीमें वहाँ पहुँची, लोकल टीमें वहाँ पर पहुँची, जो पंजाब पुलिस है वहाँ से सहयोग लिया गया होगा, या ये ज़रूर सामने आ रहा कि कहीं ना कहीं बड़ा तबका जो है, जो रैली के बीच में मौजूद है, जो किसानों की आड़ में लोग मौजूद हैं, वो नहीं चाहते कि लखा सिधाना दिल्ली पुलिस के हाथ में आए। और पुलिस को रणनीति बनानी होगी, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना होगा, क्योंकि भीड़ काफ़ी ज़्यादा है रैली में, और यही वजह है कि पुलिस कोशिश करेगी कि रैली के साइड में जाकर उसे गिरफ्त में लिया जा सके। प्रशांत, लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में चौंकाने वाली है कि जो 1 लाख रुपए का इनामी है, ये आरोपी सरेआम घूम रहा है, खुले में रैलियां संबोधित कर रहा है। और ये 2 तस्वीरें आप देखिए, बठिंडा में ये किसान रैली हो रही है। पहले ये चुनौती देते हुए सोशल मीडिया पर ऐलान कर चुका था कि मैं वहां रैली में जाऊंगा, यानी ये सीधे चुनौती उस पुलिस महकमे को जो उसे ढूंढ रही है। चुनौती ये परोक्ष रूप से कि अगर पकड़ सको तो पकड़ लो, लेकिन रैली में साफ तौर पर इन तमाम किसान नेताओं के बीच बैठा हुआ लखा सिधाना दिखाई दे रहा है। दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, ये क्या तकनीकी वजह से पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, या फिर कोई और वजह? देखिए प्रशांत, अभी तक जो चीज़ सामने आई है उसमें लखा सिधाना एक बड़ी रैली में है, उस रैली में है जहां पर वो लगातार किसानों के बीच में सक्रिय रहा है, और दिल्ली पुलिस की टीमें ये कोशिश कर रही हैं कि उसको किसी तरह से साइड रखा जाए, क्योंकि किसान रैली में काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पर सिचुएशन बिगड़ सकती है। इसको लेकर दिल्ली पुलिस एहतियातन कदम उठा रही है कि जैसे ही
लखा सिधाना जो है थोड़ा दाएं बाएं होता है तो उसे तुरंत दबोचा जा सके, क्योंकि भीड़ में लखा सिधाना भी बाहर निकलने की हिमाकत नहीं कर रहा है। उसकी वजह साफ है, क्योंकि कुछ लोग जो मदद कर रहे हैं शुरुआती समय से लगातार उसे छिपने में या फिर उसको आगे बढ़ाने में, उसके वीडियोज़ वायरल होने में, ये सारी मदद जो है उसको कुछ लोग कर रहे हैं और वही लोग उसे यहाँ पर बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और दिल्ली पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज है, बड़ी चुनौती है, क्योंकि जिस तरह से उसने साफ कहा था कि वो इस रैली में पहुँचेगा और वहाँ पर उसके वीडियोज़ वायरल होने के बाद दिल्ली पुलिस की टीमें हरकत में आई हैं। लगातार जो टीमें हैं, स्पेशल सेल की टीमें वहाँ मौजूद है, क्राइम ब्रांच की टीमें वहाँ पर मौजूद है, दिल्ली पुलिस की लोकल टीमें वहाँ पर पहुँची हैं, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन हर तरीके से हर पार्ट से की जा रही है। अब लखा सिधाना किस तरह से उन तक पहुँचेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि पुलिस नहीं चाहेगी कि भीड़ में उसको पकड़ने के लिए आगे बढ़ा जाए, क्योंकि भारी भीड़ उस रैली में है। और इसकी वजह है क्योंकि अगर वो अगल बगल या आगे पीछे कहीं जाता है या किसी तरह की उसकी मूवमेंट होती है, तब उसे दबोचने की दिल्ली पुलिस की कोशिश रहेगी। लेकिन उससे पहले बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर को प्रॉपर बनाए रखने की जिम्मेदारी भी पुलिस महकमे की। लेकिन इस बीच ये बेहद अहम खबर है कि लाल किला हिंसा मामले में आरोपी लखा सिधाना दिल्ली पुलिस जिसकी तलाश में जुटी हुई है, वो पुलिस को लगातार चुनौती दे रहा है, सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर रहा है और अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर। लेकिन पंजाब में बठिंडा में वो एक रैली करता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। लखा सिधाना का किसान ट्रैक्टर रैली के दौरान हिंसा में नाम सामने आया था, जिसकी भूमिका की पुलिस जांच भी कर रही है, लेकिन वो पुलिस को चुनौती भी लगातार दे रहा है। लखा सिधाना पर पुलिस पर हमले का भी आरोप है। वो किसान आंदोलन में लगातार सक्रिय था, पंजाब का एक गैंगस्टर है और पुलिस को उसकी तलाश है। इतना ही नहीं, लखा सिधाना पर पंजाब में 24 से ज्यादा केस दर्ज हैं। इनमें हत्या, लूट और अपहरण जैसे भी अपराध शामिल हैं। लखा सिधाना पर आर्म्स एक्ट के तहत भी कई मामले दर्ज हैं, जो कई साल से जेल में भी रह चुका है। 2004 से 2016 के बीच लगभग हर साल उसकी गिरफ्तारी हुई, जेल भेजा गया। पंजाब में 2 दर्जन से भी ज्यादा इस पर केस दर्ज हैं, संगीन आरोप इस पर हैं, हत्या, लूट, अपहरण जैसे मामले दर्ज हैं। आर्म्स एक्ट के तहत भी इस पर केस दर्ज है, कई बार जेल जा चुका है। गैंगस्टर के नाम से यह कुख्यात है, लेकिन किसानों के साथ और 26 जनवरी को जो उपद्रव और हिंसा दिल्ली में हुई, उसमें यह एक प्रमुख आरोपी जो कि फरार भी है। सबसे बड़ी और अहम खबर है ये इस वक्त की कि आज जबकि 23 तारीख है, लखा सिधाना जो एक आरोपी है, इनामी आरोपी है, ये ऐलानिया तौर पर कहता है कि पंजाब के बठिंडा में एक रैली करने जा रहा हूं, जबकि दिल्ली पुलिस इसकी तलाश में है। और ना सिर्फ तलाश में, बल्कि 1 लाख रुपए का इनाम इस आरोपी पर रखा गया है। दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, अब एक बड़ा सवाल यह है कि गणतंत्र दिवस के दिन गणतंत्र को अपमानित करने की कोशिश हुई, हिंसा हुई राजधानी दिल्ली में, और ये उसका प्रमुख आरोपी है जिस पर 1 लाख का इनाम है। पंजाब पुलिस की ओर से, पंजाब सरकार की ओर से क्या कहा जाता है जब वो ये जानती है कि ये एक इनामी आरोपी है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं से दिल्ली पुलिस की जो पूरी प्लानिंग रही होगी वो पंजाब पुलिस को साथ लेकर उसकी गिरफ्तारी के लिए रही होगी। लेकिन हालांकि पुलिस अधिकारी अब तक इस मामले में पूरी तरह से खुलासा नहीं कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से 26 जनवरी को जो हिंसा दिल्ली में 26 जनवरी के दिन की गई थी, उसमें बड़ा हाथ माना जा रहा था लखा सिधाना का, क्योंकि वो भी लाल किले में मौजूद था। डी सिद्धू की गिरफ्तारी हुई थी, इकबाल सिंह की गिरफ्तारी उसके बाद हुई थी। तो ये ऐसे लोग थे जो लखा सिधाना के साथ थे। सबसे अहम चीज़ ये थी कि 25 जनवरी को सिंघू बॉर्डर पर जिस मंच को किसानों का मंच कहा जा रहा था, वहाँ पर उस मंच को लखा सिधाना और डी सिद्धू ने कब्जा लिया था। उसके बाद उन्होंने एग्रेसिव भाषण दिए थे और भड़काऊ भाषण देने की वजह से ही 26 जनवरी को इतना बड़ा कांड हुआ था। उसके बाद इसी पूरे मामले की जांच करते हुए 1 लाख का इनाम उसके ऊपर घोषित किया गया था। लगातार छापेमारी टीमें कर रही थी पंजाब के अलग अलग हिस्सों में, लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही थी, उसके लिए दबिशें दी जा रही थी। अब जब इनपुट मिला है कि महाराज इलाके में उसे देखा गया, एक मंच उसने साझा किया किसानों का, जिस मंच के लिए वो लगातार कई दिनों से वहाँ पर वीडियो के जरिए जो है सोशल मीडिया में वायरल करके लगातार लोगों को आने के लिए वहाँ पर बुला रहा था। आज जिस तरह से वहाँ पर टीमें पहुँची, तो कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम बड़ी है जो दिल्ली पुलिस सीधे नहीं उसको उस तक पहुँच सकती, क्योंकि भारी भीड़ है और वहाँ पर किस तरह का सिचुएशन है उसको देखना ज़रूरी है कि लोगों को किस तरह की परेशानी ना हो, क्योंकि वहाँ पर किसान रैली है और उस बीच में उस किसान रैली का पूरा फ़ायदा लखा सिधाना उठाना चाहता है। और इसी वजह से वो खुलेआम मंच पर चुनौती देते हुए पहुँचा है, क्योंकि उसे बखूबी पता है कि दिल्ली पुलिस की जो क्राइम ब्रांच है, स्पेशल सेल की टीम है, उसकी गिरफ्त के लिए वहाँ पर मोर्चा संभाले हुए बैठी है और उसके बावजूद भी वहाँ पहुँचता है। तो कहीं ना कहीं ये साफ है कि कुछ ऐसे लोग जो उसे समर्थन कर रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ पर पहुँचे हैं। जी।
और बड़ी तादाद में अपने उन समर्थकों के बीच भटिंडा में देखा गया है ये लखा। लेकिन कई सवाल ये तस्वीरें पैदा करती है कि जो 1 लाख रुपए का इनामी आरोपी है वो दिल्ली पुलिस की गिरफ्त से अब भी दूर क्यों है? आखिर क्या वजह है कि पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर पा रही, भले ही वो दिल्ली में नहीं पंजाब में दिखाई दे रहा है। दूसरा सवाल यह भी कि क्या आखिर पंजाब को इसकी जानकारी नहीं, पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस इससे क्या बेखबर है कि वो एक आरोपी है और उस पर 1 लाख का बकायदा इनाम भी रखा गया है? क्योंकि 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर रैली के दौरान जो हिंसा हुई थी, आरोपी लखा सिधाना उसमें तलाश में। एक बड़ी खबर इस वक्त की, दिशा रवि को जमानत मिल गई है। टूल किट मामले में आरोपी दिशा रवि, जिनकी 1 दिन की जमानत और कस्टडी बढ़ा दी गई थी, दूसरे आरोपियों के साथ बैठकर पूछताछ पुलिस करना चाहती थी, लेकिन आज जब 1 दिन की जमानत उनकी और बढ़ गई थी कस्टडी, तब आज आखिरकार उन्हें जमानत दे दी गई है। टूल किट मामला 26 जनवरी को जो हिंसा हुई थी उससे जुड़ी तफ्तीश को आगे बढ़ाते हुए पुलिस इनसे और पूछताछ करना चाहती थी। टूल किट जिसमें यह आरोप लग रहे हैं कि बकायदा किसान आंदोलन के नाम पर जो हिंसा भड़की है वो उसमें एक साजिश थी और उस साजिश में कई लोग शामिल थे, कई मैसेजेस सोशल मीडिया पर बढ़ाए गए, टूल किट के जरिए लोगों को भड़काया गया है। दिशा रवि को आरोपी माना गया था, गिरफ्तारी हुई थी और कस्टडी में पूछताछ हुई थी। कल एक बार फिर 1 दिन की कस्टडी दिल्ली की कोर्ट ने बढ़ा दी थी। आज जमानत पर सुनवाई हुई, पहले ही हो चुकी थी, फैसला सुरक्षित रखा गया था और आज आखिरकार जमानत मिल गई है इस पूरे टूल किट मामले में। बेहद अहम ये कि पुलिस ये चाहती थी दूसरे और आरोपी के आमने सामने बैठाकर उससे पूछताछ कीजिए। अमित हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। अमित, आखिरकार जमानत मिल गई है, क्या दिल्ली पुलिस ने अब कस्टडी नहीं चाही थी? जी हाँ, बिल्कुल। दिशा रवि को जमानत मिल गई है। पटियाला हाउस कोर्ट की सेशन कोर्ट ने ये जमानत दी है। 1 लाख के निजी मुचलके पर जमानत दी है। 2 श्योरिटी उनको चाहिए। एक तरफ जहां पटियाला हाउस कोर्ट में सीएमएम कोर्ट के सामने, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने जब दिल्ली पुलिस ने आरोपी दिशा रवि को पेश किया और जहां कस्टडी मांग रही थी, तभी उसी वक्त जो सेशन कोर्ट है जहां पर सुनवाई हुई थी दिशा रवि के पटियाला हाउस कोर्ट में जमानत याचिका को लेकर, उस कोर्ट ने उनको जमानत दे दी है। यानी एक तरफ जहां पुलिस 4 दिन की कस्टडी मांग रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ सेशन कोर्ट ने जब जमानत दे दी है, तो फिलहाल दिशा रवि के लिए बड़ी राहत है। सेशन कोर्ट ने तमाम शर्तों पर यह जमानत दी है। जब भी आईओ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उनको इस केस में जांच के लिए बुलाएगा, वो सहयोग करेंगी। इसके अलावा 2 सीओटी उनको चाहिए और 1 लाख के निजी मुचलके पर यह जमानत दी है। जी, ये बड़ी खबर है इस वक्त की। टूल किट मामले में दिशा रवि, बेंगलुरु की रहने वाली, जिन्हें पर्यावरण कार्यकर्ता के नाम से जाना जा रहा था, उनका संबंध इसमें देखा गया था। टूल किट मामले में गिरफ्तारी हुई थी, पूछताछ की गई थी, सुनवाई हो चुकी थी जमानत पर और फैसला सुरक्षित रखा गया था। आज जमानत मिल गई है सेशन कोर्ट से। लेकिन अमित, बड़ा सवाल यह है कि पुलिस का यह कहना था कोर्ट में कि वो और दूसरे आरोपियों के साथ बिठाकर आमने सामने पूछताछ करना चाहती। क्या ये पुलिस की पूछताछ कंप्लीट हो गई थी? जी बिल्कुल, बताऊं कि जैसे ही आज दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में दिशा रवि को पेश किया गया, तो पुलिस ने 4 दिन की और कस्टडी बढ़ाने की मांग की थी। हालांकि पुलिस जो है कल 5 दिन की कस्टडी मांग रही थी, कोर्ट ने केवल 1 दिन की कस्टडी दी थी। और पुलिस ने आज बताया कि उन्होंने निकिता के साथ आरोपी दिशा को आमने सामने बैठाकर 3.5 घंटे की पूछताछ की है, लेकिन आगे की जाँच के लिए उन्हें और कस्टडी चाहिए। आगे और भी उनको दिशा और को शांतनु के साथ, निकिता के साथ आमने सामने बैठाकर पूछताछ करना है। अभी दिल्ली पुलिस अपना पक्ष मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सीएमएम कोर्ट के सामने रखी रही थी, तभी जो सेशन कोर्ट में ने अपना फैसला सुना दिया और उन्होंने सेशन कोर्ट ने दिशा रवि को 1 लाख के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है। दरअसल ये जमानत को सुनवाई उस वक्त हुई थी जब न्यायिक हिरासत में 3 दिन की न्यायिक हिरासत में दिशा रवि थी। उस वक्त सेशन कोर्ट में सुनवाई हुई थी और उसके बाद एक बार फिर जब इस पूरे नेचर को चेंज करते हुए न्यायिक हिरासत से दोबारा पुलिस कस्टडी मांगी पुलिस ने, क्योंकि तीनों आरोपियों के तरफ से उनको पूछताछ करनी थी। तो इस बीच जब पुलिस 5 दिन की मांग रही थी, लेकिन कोर्ट ने केवल 1 दिन का दिया था। हालांकि जो पुलिस कस्टडी था वो दिशा रवि के वकील ने कड़ा विरोध किया था। उन्होंने बताया था कि जो पुलिस जिस तरीके से, जिस नेचर से जांच कर रही है, वो जमानत में रहते हुए भी उस तरीके से जांच किया जा सकता है। और यही बात उन्होंने सेशन कोर्ट के सामने भी रखी थी दिशा रवि की तरफ से। तो जाहिर तौर पर अब दिशा रवि को बड़ी राहत मिली है, सेशन कोर्ट से जमानत दे दी गई है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले में जांच को अभी आगे और ले जाना चाहती है। तो ऐसे में जो सेशन कोर्ट की तरफ से जो शर्त है कि जब भी आईओ इस पूरे मामले में जांच के लिए आरोपी दिशा रवि को बुलाएगा, वो वहां पर पेश होंगी। आईओ किसी भी एविडेंस के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगी। जी,
ये एक बड़ी खबर है इस वक्त की कि टूल किट मामले में आरोपी थी दिशा रवि, जिसे गिरफ्तार किया गया था। मामला किसान आंदोलन और उसके बाद पूरी हिंसा से जुड़ा हुआ था। आरोप लगे थे कि साजिश की गई है, बाकायदा एक टूल किट तैयार किया गया है और बहुत कुछ घटनाक्रम वैसा ही हुआ है जैसा उस टूल किट में तय किया गया था। यह पुलिस का आरोप था। कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ इन आरोपियों से आमने सामने करना चाहती थी, लेकिन दिशा रवि को आखिरकार जमानत मिल गई है 1 लाख के मुचलके पर। अमित, बड़ी बात यह कि दिल्ली पुलिस नहीं चाहती थी कि जमानत आज दिशा रवि को मिले, वो और पूछताछ की बात कर रही थी, लेकिन कोर्ट ने क्या मानते हुए आखिरकार जमानत दे दी है? जी हाँ, बिल्कुल। दिल्ली पुलिस कभी नहीं चाहती थी कि दिशा रवि को जमानत दी जाए, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने अपने आज के रिमांड पेपर में साफ तरीके से कोर्ट से कहा था कि उन्हें 4 दिन का और पुलिस कस्टडी आरोपी दिशा रवि का चाहिए। वजह ये था कि इस मामले में आगे पुलिस को और इन्वेस्टिगेशन करना था, खास तौर से जो दूसरे आरोपी हैं शांतनु और निकिता, जब उनके साथ आमने सामने बैठाकर पूछताछ करनी थी। हालांकि पुलिस ने साफ साफ लफ्जों में पटियाला हाउस कोर्ट सीएमएम से कहा कि आज सुबह उन्होंने निकिता और आरोपी दिशा को आमने सामने बैठाकर पूछताछ किया। 3.5 घंटे की यह पूछताछ हुई है, लेकिन ये काफी नहीं है। उन्हें आगे भी पूछताछ करनी है, क्योंकि जितने भी बर्डन थे, जितने भी आरोपी दिशा पर लगाए गए थे, उन सभी आरोपों को दिशा ने निकिता और शांतनु के तरफ मोड़ दिया है, यानी अपने बर्डन को उधर ट्रांसफर कर दिया। तो लिहाजा सच्चाई का पता लगाने के लिए तीनों आरोपियों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करनी है, और इस वजह से ये आने वाले दिन और 4 दिनों का पुलिस कस्टडी की मांग कर रहे थे। तो ऐसे जब वो मांग कर रहे थे, रिमांड पेपर पर दिल्ली पुलिस अपनी बहस रख रही थी, तभी जो सेशन कोर्ट की तरफ से आदेश आया कि 1 लाख के मुचलके पर दिशा रवि को 2 सीओटी के साथ उन्हें जमानत दे दी गई है। तो जो दिशा रवि के वकील थे, उन्होंने सीएमएम कोर्ट को ये जानकारी दी। दरअसल सेशन कोर्ट के सामने जो आरोपी दिशा रवि के जो वकील है, जो उन्होंने जो दलीलें पेश की थी कि जिस तरीके का नेचर है ऑफ क्राइम बताया जा रहा है और जिस तरीके से दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है, ये जमानत पर रहते हुए भी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जा सकता है। और उन्होंने आधार रखा था, जिस तरीके से बॉम्बे हाई कोर्ट में एक आरोपी निकिता को ट्रांजिट बेल दिया, शांतनु को 10 दिन का ट्रांजिट बेल दिया गया, उसको आधार बनाते हुए उन्होंने सेशन कोर्ट के सामने ये पूरी बातें रखी। जिसके बाद सेशन कोर्ट ने भी दिल्ली पुलिस की दलीलें सुने। दिल्ली पुलिस ने तमाम बातें कही कि टूल किट के मामले में किस तरीके से देश के खिलाफ बड़ी साजिश रची गई थी और आगे इस जांच को किस तरीके से वो आगे बढ़ा रही है। तो बहरहाल सेशन कोर्ट से आरोपी दिशा रवि को बड़ी राहत मिल गई है। 1 लाख के मुचलके पर 2 सीओटी के साथ दिशा रवि को जमानत दी गई है। शर्त है कि जब भी आयोग इस पूरे मामले में जांच के लिए बुलाएगा, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आरोपी को जांच के लिए बुलाएगा, उन्हें जांच में शामिल होना पड़ेगा। एविडेंस के साथ वो छेड़छाड़ नहीं करेंगे। जी, ये बड़ी खबर है कि टूलकिट मामले में आखिरकार दिशा रवि को सशर्त जमानत दे दी गई है। शर्त यह भी कि वो जब भी जरूरत पड़ेगी पूछताछ के लिए पुलिस के सामने हाजिर होगी। 1 लाख पर जमानत उन्हें मिल चुकी है। लेकिन एक और बेहद अहम खबर, वो भी एक तरह से 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा मामले से ही जुड़ी हुई है। 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा का आरोपी लखा सिधाना, पुलिस अब तक इसकी गिरफ्तारी नहीं कर पाई है, जबकि वो पुलिस को चुनौती भी लगातार देता रहा है। किसानों के समर्थन में हो रही रैली में वो दिखाई दिया है। लखा सिधाना भटिंडा में हो रही रैली के मंच पर बैठा दिखाई दिया, जबकि वो लाल किला हिंसा का प्रमुख आरोपी है। पुलिस उसकी तलाश में है। 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, 1 लाख रुपए का इनामी लखा आज सरेआम बाहर घूमता दिखाई दे रहा है। ना सिर्फ बाहर घूम रहा है, वो तो दिल्ली पुलिस को चुनौती देता है। पहले ही सोशल मीडिया पर बोलता है कि वो 23 तारीख को एक रैली करने जा रहा है। क्या ये पुलिस को सीधी चुनौती है, चेतावनी है? बिल्कुल निश्चित तौर पर प्रशांत, देखिए जिस तरह से लखा सिधाना का वीडियो वायरल हुआ है, वो पंजाब के बठिंडा में महाराज इलाके में एक किसान रैली के बीच में दिखाई दे रहा है। मंच पर चढ़ता है, मंच पर चढ़ने के बाद माइक भी थामता है, उसके बाद भी दिल्ली पुलिस के हाथ उसकी गिरफ्त तक नहीं पहुंच पाते कि हाँ, यानी कहीं ना कहीं कोई ऐसा बीच में बड़ा मामला यहाँ पर पुलिस को लगता है कि हो सकता है कि वहाँ पर कुछ लोकल लोग जो उसे सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन ये बड़ी खबर आ रही है, शबनम की फांसी टल गई है। देश में लगातार जिस पर चर्चा हो रही थी, दया याचिका की वजह से फांसी टाल दी गई है। 7 लोगों की हत्या की दोषी ठहराई गई थी शबनम। 2008 का यह मामला था। 7 लोगों की हत्या करने का आरोप लगा था, दोषी ठहराई गई थी, फांसी की सजा दी गई थी। लेकिन फिलहाल फांसी की सजा टाल दी गई है।
इनके वकील ने भी मांग की थी कि शबनम की फांसी टाली जानी चाहिए, उन्हें माफी मिलनी चाहिए, फांसी की सजा नहीं दी जानी चाहिए। दया याचिका उन्होंने दाखिल की और इसीलिए फिलहाल फांसी की सजा टल गई है। बेहद अहम प्रकरण पूरे देश भर में जिसकी चर्चा हो रही थी और माना यह जा रहा था कि अगर फांसी पर लटका दी जाती हैं शबनम, जैसा कि कोर्ट का आदेश है, तो आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में यह पहली बार होगा जब किसी महिला को दोषी मानते हुए फांसी की सजा दी जा रही है। लेकिन फिलहाल ये सजा टल गई है। नितिन गौतम हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। नितिन, आखिर किस बिना पर सजा टली है, क्या क्या दलीलें सामने रखी गई? देखिए, जब से शबनम की फांसी की बात सामने आई थी, उसके बाद से मथुरा जेल प्रशासन में शबनम की फांसी को लेकर तैयारियां तेज हो गई थी। जेल प्रशासन को डेथ वारंट का इंतजार था और जेल प्रशासन ने फांसी की लगाने के लिए बक्सर से रस्ते मंगवाने तक का काम कर लिया था। लेकिन जब शबनम के बेटे के द्वारा दया याचिका जो राज्यपाल के पास लगाई गई है, इसी को देखते हुए जो शबनम की फांसी थी उसको फिलहाल टाल दिया गया है, क्योंकि दया याचिका महामहिम के पास विचाराधीन है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए फिलहाल जो फांसी की सजा है वो टाली गई है। जी, ये बेहद अहम खबर है इसकी। इस वक्त पूरे देश की निगाहें इस केस पर थी। शबनम, जिस पर आरोप था कि परिवार के ही 7 लोगों की इसने हत्या की, कोर्ट में लंबी सुनवाई चली और दोषी करार दी गई थी, फांसी की सजा मुकर्रर की गई थी। उत्तर प्रदेश के इकलौते ऐसी जगह मथुरा जहां पर की फांसी की सजा देने के लिए जगह है, वहां पूरी तैयारियां भी हो रही थी। अब शबनम की फांसी टल गई है क्योंकि दया याचिका इसी के बेटे की ओर से लगाई गई है और इसमें गुहार लगाई गई है कि उन्हें फांसी ना दी जाए। और अब ऐसे में जबकि दया याचिका आगे बढ़ी है, फांसी फिलहाल टाल दी गई है। लेकिन जो एक बड़ा सवाल है कि आगे की कानूनी प्रक्रिया क्या है, किस तरह से और कब तक ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी? जी देखिए, इस तरह के जो मामले होते हैं उसमें कोई समय सीमा निर्धारित नहीं होती है। जब याचिका दी जाती है उस पर राज्यपाल या राष्ट्रपति उस पर मोहर लगाते हैं और मोहर लगाने के बाद जब याचिका जो स्वीकार नहीं होती है उसके बाद डेथ वारंट बनता है, उसके बाद फांसी दी जाती है। क्योंकि शबनम का मामला महिला से जुड़ा होने के चलते पूर्व में ही इस बात के कयास लगाए जा रहे थे, क्योंकि मथुरा जेल एक ऐसी जेल है जिसमें महिलाओं को फांसी देने की व्यवस्था है और आजाद भारत में आज तक किसी भी महिला को फांसी नहीं लग पाई है। 1998 में भी रामश्री, जिसको फांसी की सजा होनी थी, आखिरी वक्त पर, ऐन वक्त पर महिला होने के नाते साथ में महिला का जो बच्चा था, गोद में बच्चा था रामश्री के, इसके चलते उसकी भी दया याचिका को स्वीकार किया गया था और ऐन वक्त पर जो है रामश्री की जो फांसी की सजा थी वो उम्र कैद में तब्दील हुई थी और उसके बाद रामश्री को उम्र कैद की सजा काटने के बाद रामश्री अब रिहा है। साथ ही क्योंकि आजाद भारत है, कहीं ना कहीं महिलाओं को फांसी होने के मामले को लेकर एक संवेदना रहती है, जिसके चलते रामश्री की फांसी पर भी सवालिया निशान लगा था। और लगभग वैसी परिस्थिति नितिन हम देख भी सकते हैं कि शबनम की फांसी फिलहाल टल गई है क्योंकि दया याचिका लगाई गई है और इसमें गुजारिश की गई है कि फांसी इन्हें ना दी जाए। बेहद अहम मामला 2007 का बताया ये गया कि परिवार वाले राजी नहीं थे जिनसे ये शादी करना चाहती थी, इसीलिए इसने परिवार के ही 7 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी थी। मामले में दोषी पाई गई, आखिरकार फांसी की सजा दी गई थी। लेकिन आजाद भारत के इतिहास में यह पहली बार होता जब शबनम को फांसी पर लटकाया जाना था। लेकिन फिलहाल उसके ही बेटे ने दया याचिका लगाई है कि इन्हें फांसी से माफ किया जाए और अब आखिरकार इस गुजारिश के बाद फिलहाल ये फांसी का आदेश टल गया है और अब आगे देखना यह है कि जहां जहां यह गुजारिश की गई है, दया याचिका लगाई गई है, किस तरह का जवाब उन्हें मिलता है, क्या फैसला होता है। लेकिन यह बड़ी खबर, 7 लोगों की हत्या करने का जिसने जुर्म किया था उसकी फांसी टल गई है। लेकिन सबसे अहम बात यह कि कोरोना का कहर भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है, खासतौर पर महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और केरल में। और लगातार बढ़ते मामलों की वजह से सरकारों की परेशानियां भी बढ़ी हुई है, तेजी से यहां मामले बढ़ रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकारों ने कोरोना पर काबू पाने के लिए सावधानी बरतने के साथ साथ एक बार फिर से सख्ती बरतने की भी जरूरत जताई है। कोरोना से निपटने के लिए महाराष्ट्र में कई जगहों पर लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू तक लगा दिया गया है।
जबकि गुजरात और मध्य प्रदेश में कोरोना के टेस्ट बढ़ा दिए गए हैं। केरल में तो लोगों पर कड़ाई से, अब सख्ती से इन नियमों का पालन करने की बात कही जा रही है। केंद्र सरकार की भी सलाह है, सभी राज्यों में कोरोना से निपटने के लिए वैक्सीनेशन बढ़ाने का भी काम तेज किया जा रहा है। लेकिन ये कई राज्य हैं जहां कोरोना के मामले पिछले कुछ दिनों में तेजी से बढ़ रहे हैं और इसलिए सरकारों की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। कोरोना की वापसी से दहशत, फिर चली वायरस की मुसीबत वाली लहर। राज्यों में सख्ती के आदेश। जिस कोरोना वायरस ने अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्क को घुटनों पर ला दिया, उस वायरस के खिलाफ भारत ने जिस तरह से जंग लड़ी उसे पूरी दुनिया ने सराहा। लेकिन अब लोगों की लापरवाही ने कोरोना को पांव पसारने का मौका एक बार फिर दे दिया है। यह खतरा पहले से क्यों ज्यादा बढ़ा, इस बात को समझने से पहले देश के नक्शे की ये तस्वीर देखिए। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, पंजाब और देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर लोगों को सावधानी बरतने की हिदायत दी जा रही है। और ऐसा महज इसलिए है क्योंकि महाराष्ट्र में कोरोना का जो ग्राफ नीचे आने लगा था, उसने अचानक ऐसा उछाल मारा कि सरकार के माथे पर पसीना आ गया। मुंबई में पूरा प्रशासनिक अमला लोगों को सावधान करने में जुटा हुआ है। दादर सब्जी मंडी में लोगों को मास्क बांटने का जिम्मा खुद वहां की मेयर किशोरी पेडनेकर ने संभाल रखा है। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर लोगों को मास्क बांट रही हैं। ये दादर का सब्जी मार्केट है, मुंबई का सबसे बड़ा सब्जी मार्केट है, वहां पर मास्क बांटने के लिए पहुंची हुई है। जिस तरीके से मुंबई में कोरोना के मरीज बढ़े, उसको देखते हुए खुद मुंबई की मेयर ने मोर्चा संभाला है और लोगों को मास्क बांटते हुए दिखाई पड़ रही हैं। दिक्कत ही हो रही है, पेशेंट बढ़ रहे हैं, हॉस्पिटल में अभी आईसीयू फुल हो रहे हैं। तो मुझे लगता है ये दिक्कत ही न होने के लिए लोगों के हाथ में है। लोग थोड़े समझ के कुछ काम करते तो मुझे लगता है सब। ये लापरवाही का ही नतीजा है कि कोरोना ने अपना सिर महाराष्ट्र में एक बार फिर उठा लिया है। यही वजह है कि सरकार को अब सख्ती बरतने पर मजबूर होना पड़ा है। इसी कड़ी में ठाणे में महानगर पालिका ने इस होटल को सील कर दिया है। आरोप है कि होटल में न सिर्फ क्षमता से ज्यादा लोगों की भीड़ थी, बल्कि सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ाई जा रही थी। यही वजह है कि महानगर पालिका के अधिकारियों ने अचानक छापा मारकर सीलिंग की कार्रवाई को अंजाम दिया। अंधेरी स्टेशन पर भी जीआरपी के जवान बिना मास्क के घूमने वालों पर अपनी नजरें जमाए हुए हैं। जैसे ही कोई बिना मास्क के दिखाई दे रहा है, फौरन उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। हालांकि ऐसे हालात में भी लापरवाही बरतने वालों की कोई कमी नहीं है। इससे पहले पिछले 3 दिनों में देखें तो मास्क लगाने वालों की कमी काफ़ी देखी जा रही थी, लेकिन अब जबकि सख्ती बढ़ती जा रही है लगातार जो है बीएमसी के द्वारा और महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, तो इसको देखते हुए जो है अब लोग जो है कहीं ना कहीं डर की वजह से जो मास्क है वो अब लगाने लगे हैं। सबसे अहम चीज़ ये है कि जो जीआरपी के लोग हैं, जीआरपी के पुलिस है, वो लगातार नज़र रख रही है कि कौन मास्क नहीं लगाया हुआ है उसे तुरंत पकड़ा जा रहा है, उसे फाइन मारा जा रहा है। बीआरपी के जो जवान है तमाम यहाँ पे तैनाती की गई है। नज़र जो है वो सीधा जो है नज़र रखी जा रही है, पैसेंजर जो बाहर आते हैं उन पर नज़र रखी जा रही है, ताकि अगर कोई बिना कोई मास्क लगाए यहाँ नज़र आता है तो उसे तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। मुंबई में कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर लोगों की लापरवाही को इस बात से ही समझा जा सकता है कि बीते 3 दिनों में हजारों लोगों को बिना मास्क के पकड़ा गया है। मुंबई पुलिस से मिले आंकड़ों के मुताबिक 3 दिन में 17,500 ऐसे लोगों से सामना हुआ जिन्होंने पब्लिक प्लेस पर मास्क नहीं पहन रखा था। मास्क न पहनने वालों के लिए 200 रुपए जुर्माना लगाया गया है। यानी 3 दिन में मुंबई पुलिस जुर्माने के 35 लाख रुपए वसूल चुकी है।
उधर बीएमसी ने कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन भी जारी की है। इस गाइडलाइन के मुताबिक कोरोना के लक्षण दिखने पर तुरंत जांच कराना जरूरी है। कोरोना की रिपोर्ट पहले बीएमसी को भेजना जरूरी है। अगर मरीज पहले ही अस्पताल में भर्ती है तो रिपोर्ट अस्पताल भेजनी होगी। कोरोना पॉजिटिव होने पर 24 घंटे में रिपोर्ट भेजनी होगी। बीएमसी की वेबसाइट पर भी इसकी जानकारी देनी होगी। आईसीयू बेड, ऑक्सीजन, एम्बुलेंस, मैन पावर और दवाओं का ध्यान रखना होगा। बिना लक्षण वाले मरीजों को आइसोलेशन में रखना जरूरी होगा। बिना लक्षण वाले मरीजों को हाथ पर स्टैंप लगवाना होगा। नियमों का पालन नहीं हुआ तो एफआईआर दर्ज करनी होगी। बीएमसी दिन में 4 बार आइसोलेशन वाले मरीजों को चेक करेगी। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र के अमरावती और यवतमाल में कोरोना के मरीजों के बढ़ने की कुछ बेहद अहम वजह हैं। फरवरी महीने में काफी शादियां हुई। शादियों में सैकड़ों की तादाद में लोग शामिल हुए। शादियों में कोरोना के नियमों का पालन नहीं हुआ। विदेशों से लोग अपने घर पहुंचे जो बाद में पॉजिटिव निकले। शादियों और पार्टियों की वजह से भारी भीड़ जुटी। मुंबई में लॉकडाउन लगेगा क्या, इसकी बहुत बड़ी जवाबदारी जो है वो मुंबई कर के ऊपर भी जाती है। अगर मुंबई कर ने जिस तरीके से पहले हमारा साथ दिया, सरकार का साथ दिया, अपने घर वालों का साथ दिया, उनके परिवार वालों का साथ दिया है, अगर वो बगैर काम के बाहर निकलना बंद कर दे, पब्लिक प्लेसेस में जाना बंद कर दे, कुछ ज़रूरत हो तभी घर से बाहर निकले, तो सरकार और अपने परिवार के ऊपर जो है बहुत बड़ा एहसान होगा। और ये जो पीरियड होता है, डबलिंग का पीरियड, ये अगर कम हो जाता है, ये लंबा हो जाता है, तो मुझे लगता नहीं कि बॉम्बे को लॉकडाउन में जाना पड़ेगा। मैं ऐसा मानता हूँ कि दूसरा लॉकडाउन ये कोई इसके ऊपर का उपाय नहीं हो सकता। हाँ, ये ज़रूर है कि उनकी जो अपील है वो हम सब भी करना चाहते हैं लोगों को कि लोग उपाय करें, लोग मास्क पहने, लोग सोशल डिस्टेंसिंग रखें और लोग जिम्मेदारी के साथ बर्ताव करें। ये तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं। महाराष्ट्र में चिंताएं इसीलिए भी बढ़ गई हैं क्योंकि नए मरीजों की संख्या यहां लगातार बढ़ रही है। सोमवार को मिले आंकड़ों के मुताबिक सोमवार को 5,210 नए मामले सामने आए। सोमवार को कोरोना की वजह से 18 लोगों की मौत भी हो गई। सोमवार को मुंबई में कोरोना के 760 मामले सामने आए। उधर पंजाब के लुधियाना से आई ये तस्वीरें भी तस्दीक करती है कि कैसे यहां लोग कोरोना को न्योता दे रहे हैं। न सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और न ही मास्क लगाया। हैरानी की बात यह है कि कई जगहों पर तो खुद पुलिस वाले मास्क पहनने में लापरवाही बरत रहे हैं, जिसका नतीजा ये हो रहा है कि पंजाब में लगातार एक्टिव मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। कोरोना है ही नहीं। कहाँ है कोरोना, बताइए आप। पंजाब में यहाँ दिल्ली में बैठे जो हमारे किसान हैं, वहाँ कोरोना है कोई? डराने के लिए पहले बताया था मैंने, लोगों को डरा दिया, घर में बिठा दिया, काम को हम नहीं डरते, हम तो किसी से डरते, कोरोना से क्या डरेंगे। निगाह मार लो जी, कितने ਤੁਹਾਨੂੰ लगता है कि कोरोना होगा। मास्क ला के कह रहे दुनिया सारी लगाया, आप खुद तो आप सेफ्टी कर सकते हैं। सेफ्टी बरतो, पर तुझे निगाह मार के देख लो आले दुआले, मैनू नहीं लगता कोरोना। लगातार 3 दिन पंजाब में ऐसे रहे हैं जब 300 से ज्यादा कोरोना के नए मरीज अस्पताल में एडमिट हो चुके हैं। 19 फरवरी को पंजाब में 385 मरीज थे। 20 फरवरी को 358 और 21 फरवरी को पंजाब में 348 मरीज सामने आए। जाहिर है सावधानियां नहीं बरतने पर पंजाब की चुनौतियां और बढ़ सकती है। वहीं मध्य प्रदेश को भी आने वाले खतरों से अलर्ट कर दिया गया है। कोरोना के संक्रमण ने गंभीर रूप धारण कर लिया है और प्रदेश का बड़ा हिस्सा हमारा महाराष्ट्र की बॉर्डर से लगा हुआ है। इसलिए मेरी सभी प्रदेशवासियों से अपील है, विशेषकर इंदौर भोपाल में पूरी सावधानी रखें, मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। आज हर जिले में जिला क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक हम कर रहे हैं। शिवराज सरकार लगातार हालात की मॉनिटरिंग कर रही है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है।